नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सिंह। थोड़ा सा 2-3 दिन हम क्लास में अनुपस्थित थे किसी कारणवश, तो आज से जो है क्लास लगातार रेगुलर चलेगी। बीच बीच में कोई ऐसे इमरजेंसी कार्य हो जाते हैं कि क्लास लेना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग नए तरीके से नए टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य काल का आधुनिक काल की जितनी भी विधाएं हैं, भारतीय हिंदी युग से लेकर द्विवेदी युग, आपका छायावाद युग, ठीक जितनी सारी बातें हैं हम उस पर बातें करेंगे। आप लोग को क्या करना है, कॉपी पेन ले जरूर बैठना है ताकि उसको नोट कर सकें। तो आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्लास पढ़ने जा रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके आते हैं, क्योंकि आधुनिक काल, रीतिकाल और भक्ति काल जो है एजुकेशन की क्लास कैसे मिलेगी। एजुकेशन क्लास आपको नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। यहाँ नंबर नहीं दिया हुआ है, चले भी आपको नंबर दिखाऊंगा तो नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नए सिरे पे। पहले हम समझेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रिकॉर्डेड बैच लेना है टीजीटी पीजीटी का, अभी भी समय जिनके पास है कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, उनको वह 1499 मिल जाएगा। लाइव बैच पर लग चाहते हैं 1000 की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी अगर लाइव क्लास भी लेते हैं। तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा चीज़ है, जल्दी से ले लीजिए, ऑफर का फायदा उठा लीजिए। ठीक, चलिए। हाँ, एक चीज़ और है साथियों, अगर आप चाहते हैं कि 6 to 8 का शिक्षक बनना बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, मुझसे पढ़ना। मेरी बहुत सारी वीडियो जो लगातार पर डे शाम को 5 बजे क्लास चलती है, जिसमें आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, नोट्स, पीडीएफ सारी चीज़ें मिलेंगी। 9628 95 92 37 पे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे, नया टॉपिक है आधुनिक काल। यहाँ पे नया टॉपिक क्या है, आधुनिक काल पढ़ेंगे, आधुनिक काल पढ़ेंगे। ठीक, सबसे ज्यादा अगर प्रश्न कहीं से आते हैं आपके यहीं से आते हैं। तो आधुनिक काल की शुरुआत कैसी हुई है और उसके अलावा आधुनिक काल में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, भारतीय हिंदी युग में क्या चीजें आएंगी, द्विवेदी युग में क्या आएगा, तमाम प्रकार से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। सर हमें एजुकेशन पीजीटी का क्लास लेनी है, तो फैज अहमद ये मैंने नंबर दिया है, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा, वहां पे बता दिया जाएगा। ये नंबर साथी है 9628 95 92 37। फैज इस पे कॉल कर लेना, आप कर लेना। खुशबू स्वागत है आपका। तो चलिए रेडी हो गए सब लोग, चलिए अब फटाफट पढ़ते हैं। सबका गुड, हाँ सब एक बार जुड़ जाए सबसे। देखिए शुरू में जब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको याद करा दें, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, आपका आदिकाल पढ़ते हैं। सब आदिकाल 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 पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम एक बार चर्चा कर दें आदिकाल, ठीक है। फिर हम भक्तिकाल करते हैं, भक्तिकाल पढ़ते हैं, भक्तिकाल पढ़ते हैं। फिर हम क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, रीतिकाल पढ़ते हैं, रीतिकाल पढ़ते हैं। ये आपको, इसके बाद आपका जो है आधुनिक काल, आधुनिक काल। ये इतना 4 भागों में हम लोग बांटते हैं आधुनिक काल को, ठीक है। इतनी सारी बातें हम बांटते हैं। यहाँ पर आदिकाल के विषय में मैंने बहुत चर्चा की है, भक्ति काल के विषय में बहुत चर्चा की है, ठीक। तो ये तीसरा चौथा आधुनिक काल। अब जो सबसे ज्यादा अगर 70% प्रश्न पूछे जाते हैं, 70% जो प्रश्न आपके आते हैं वह आधुनिक काल से आते हैं, क्योंकि आधुनिक काल में बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसलिए आधुनिक काल हर एक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो आधुनिक काल को भी हम लोग कई प्रकार से बांटते हैं, जैसे आदिकाल का नामकरण को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बने थे और भी चीजें जो पढ़ाई गई थी। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे यह आधुनिक काल पढ़ेंगे। तो वी रेडी, आप तैयार हो जाइए। तो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं आधुनिक काल। चलिए आज केवल आधुनिक काल का डिटेल नहीं है, बस जानकारी है कि आधुनिक काल को कैसे क्या करेंगे। आधुनिक काल को भी हम लोग कई भागों में बांटते हैं, आधुनिक काल को भी हम लोग कई भागों में बांटते हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। यह आधुनिक काल का वर्गीकरण, ऐसे कर लीजिए, आधुनिक काल का वर्गीकरण आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। आधुनिक काल का वर्गीकरण, ठीक। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस किस भाग में, कोई जल्दी से कमेंट करे किस किस भाग में बांटा गया है, अगर कोई बता दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। चलिए दूसरा क्या हो गया, द्विवेदी युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, द्विवेदी युग। चलिए ठीक, द्विवेदी युग हो गया, आप लोग भी कमेंट करके बताते रहें। तीसरा क्या हो जाएगा, छायावाद युग हो गया, छायावाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, प्रयोगवाद, फिर जो है नई कविता, इधर जो है नई कविता, नई कविता, ये चलेगा, ठीक है। तो प्रयोगवाद तक हम बांटते हैं, ठीक। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, आधुनिक काल का वर्गीकरण पहले करेंगे,
भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता या साठोत्तरी कविता भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर साथियों ध्यान देना होगा भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं रही हैं। एक प्रश्न बनेगा ऐसे अगर यहाँ पढ़ाएंगे तो, जैसे कि कभी कभी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे अगर पूछ लेगा कवि का नाम, कोई कवि दे देगा कि यह किस युग में थे, मैंने कहा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के कवि हैं, भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, छायावाद के हैं, प्रगतिवाद के हैं, प्रयोगवाद के हैं, ऐसे प्रश्न बन गया। ठीक, अब इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें कई सारी विधाओं का प्रचलन हुआ। अभी तक जब हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ रहे थे, केवल हम क्या पढ़ रहे थे, कविताएं पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही हम भारतीय युग में प्रवेश करते हैं, कविताओं के साथ साथ बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे, यानी आपको अब उपन्यास देखने को मिलेगा, नाटक देखने को मिलेगा, निबंध देखने को मिलेगा, जो गद्य की विधाएं हैं बहुत सारी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज भाषा। भाषा जो है अभी तक लगातार ब्रज अवधि अपभ्रंश था, फिर आपका ब्रज हुआ, फिर ब्रज, फिर अवधि उसी में आया। लेकिन जैसे ही भारतीय युग पहुंचते हैं वैसे ही हम खड़ी बोली में प्रवेश कर लेते हैं। और द्विवेदी युग का जो है वो आगे, हाँ हाँ बहुत अच्छा, नई कविता, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है। इतनी सारी बातें यहाँ हम करेंगे, तो चलिए रेडी हो जाइए, आप हम लोग बात करते हैं शुरू से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसका एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत साफ शब्दों में समझा दे रहा हूँ। ये केवल आपका आज, ये जो आज और कल का जो क्लास है, यह परिचय वाला क्लास है, ध्यान रखिएगा, यह परिचय वाला क्लास है। हम जब पढ़ाएंगे आपको, तो भारतीय युग जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डीपली पढ़ाएंगे भारतीय युग, द्विवेदी युग पूरा गहराई से पढ़ाएंगे, इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। अभी क्या है, अभी केवल हम परिचय के रूप में जान रहे हैं, तो बेसिक बेसिक चीजें ही रखेंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। ये मत कहिए सर आपने ये छोड़ दिया, अभी केवल हम बेसिक रूप इसका जान रहे हैं कि कौन कौन से मुख्य कवि हैं, क्या विशेषताएं रही हैं, इतना ही। फिर हम अलग अलग करके अलग अलग हम क्लास लेंगे भारतीय युग का, द्विवेदी युग का। चलिए तो चलिए अब हम आते हैं सीधे भारतीय युग में। पहला जो है भारतीय युग, भारतीय युग, ठीक, भारतीय युग। चलिए यहां से अब हम लोग पढ़ते हैं द्विवेदी, बहुत अच्छा, आप लोग भी आंसर करते रहिएगा। भारतीय युग को हिंदी गद्य का हाँ सर्वप्रथम माना गया है। भारतेंदु युग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है, याद रखिएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है, ठीक है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना गया है, हिंदी गद्य, अरे थोड़ा सा इसको मैं और कर दूं, भारतीय युग को, हाँ भारतीय युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना गया, सर्वप्रथम युग माना गया है, युग माना गया है, ठीक, माना गया है, मतलब गद्य की शुरुआत आपकी यहीं से पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, आधुनिक काल को, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं, गद्य काल भी कहते हैं, ठीक, गद्य काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गद्य प्रवेश कर लिया था। उपन्यास, नाटक, कहानी, अभी मैंने आपको समझाया ना कि ये सब सारी चीजें आपको आ गई थी, विधाएं आ गई थी। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इस युग का नाम भारतेंदु युग के नाम से पड़ा है। इस युग का नाम किसका रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है, नाम पर पड़ा है, ठीक। ये तो बहुत बेसिक चीज है, सबको पता होगा कि भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दो शैली का सृजन हुआ, इसमें जो है दो शैली का सृजन हुआ, इसमें दो शैली का सृजन हुआ, दो शैली का सृजन हुआ, सृजन यानी कि आपका सृजन हुआ। कौन कौन से, सबको पता है, गद्य और काव्य, गद्य एवं काव्य, दो शैली का सृजन हुआ है, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला पोर्शन, काव्य तो ठीक था, ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा मतलब नई चीजें आई आपके। चलिए इतना समझ गए, भारतीय युग, बहुत अच्छा। और लोग भी जुड़े हैं वो भी उत्तर दें, बहुत लोग जिनको जानकारी हो वो सब उत्तर दें, ठीक। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत, बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आप लोग याद कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक, चलिए इतना सब समझ गए। और चलिए आगे बढ़े, अब इसी में थोड़ा सा और बात कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जानकी मंगल, नील देवी एवं सत्य हरिश्चंद्र, जानकी मंगल, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। अब ये नाम क्यों लिखा गया है, ये नाम के पीछे एक कारण है। हाँ, जागरण सुधाकर, हाँ बहुत, ये भी नाम कह सकते हैं। ठीक, नामक नाटक में, नामक नाटक में भारतेंदु जी ने, भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था, स्वयं अभिनय किया था। ठीक, एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था, एक बार पूछा गया था, कई एग्जाम में से पूछे गए हैं। तो विकल्प याद करें, जानकी मंगल, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र, तीन ऐसे नाटक हैं जिनमें इन्होंने अभिनय किया। ठीक, चलिए इतना सबको पता हो गया। बहुत सारी बातें अभी करनी है इनके विषय में। इनका जो है फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में बहुत इंपॉर्टेंट है, फूलों, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा जो है इनकी खड़ी बोली का काव्य है, खड़ी बोली की काव्य, खड़ी बोली में है, खड़ी बोली में काव्य रचना है, काव्य रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज कि रीतिकाल तक जो काव्य की भाषा थी वह ब्रज भाषा में थी, लेकिन जैसे ही आधुनिक लगा भारतेंदु युग का, वहां पर जो है क्या हो गया, वहां पर जो है आपका भाषा जो है वह किस में आ गया, खड़ी बोली में आ गया। लेकिन भारतेंदु युग में, यहाँ पे ध्यान देना है, भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग में काव्य की भाषा ब्रज रही, काव्य की भाषा ब्रज, तथा गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ। यहाँ पर एक चीज देखेंगे, खड़ी बोली हो गई। यहाँ पर क्या देखना है साथियों, यहाँ पर यह देखना है कि हाँ, हाँ स्वागत है आपका। यहाँ पर एक चीज ये देखना है साथियों कि अभी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु युग के जितने भी लेखक या कवि थे, उनका मोह माया अभी पूरी तरीके से ब्रज भाषा से छूट नहीं पाया था। तो अब देखिए एक चीज बताइए, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत चाय पीता हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि सुचित आपको चाय कम करनी पड़ेगी। ठीक, मैं दिन भर में 6-7 कप चाय पीता हूँ, तो मैं 6-7 कप चाय पीता हूँ तो तुरंत 0 चाय कम नहीं कर दूंगा भाई। चाय कम करने के लिए भाई 6 कप से 4 कप करूंगा, 5 कप करूंगा, 3 कप करूंगा। ऐसे ही जो इतने साल से चला आ रहा था ब्रजभाषा काव्य में, इतना जल्दी मोह माया नहीं छूटने वाला है। इसलिए भारतीय युग में जो काव्य की भाषा थी वह ब्रज भाषा थी, लेकिन इसी बीच इन्होंने एक फूलों का गुच्छा लिख दिया जो कि खड़ी बोली लिखा। कई बार परीक्षा में लिखा गया है कि फूलों का गुच्छा किस भाषा में है और किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, सबको पता है। ठीक, एक समय यहाँ पर मैंने एक चीज छूट गया है, समय मेंशन नहीं किया है। 1857 से 1900 तक, 1857 से 1900 ईस्वी तक ये समय मेंशन नहीं किया था, समय मेंशन कर लीजिए, उन्होंने जो है आप लोगों ने मेंशन किया है। ठीक, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समय समय मेंशन कर लीजिए। हाँ, तो भारतीय की काव्य भाषा तथा गद्य भाषा हो गई थी। ठीक है, काव्य में जो है इनका प्रयोग क्या हो रहा था, ब्रज ही हो रहा था, और गद्य में जो है इनका हो रहा था खड़ी बोली में। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और बातें। ये हाँ, भारतेंद्र जी को, भारतेंद्र बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, भारतेंद्र जी को हिंदी गद्य का प्रथम निबंधकार, मतलब प्रथम निबंधकार, प्रथम नाटककार, इसके पहले ये सब विधाएं कोई लाया नहीं था, प्रथम नाटककार, इसके अलावा जो है और कुछ करिए, प्रथम आलोचक एवं प्रथम पत्रकार माना जाता है, प्रथम आलोचक एवं प्रथम पत्रकार, प्रथम पत्रकार माना जाता है। ठीक,
अच्छा ये बताइए, सब छोड़िए, यहाँ बताइए हाँ, प्रथम पत्र क्या है, प्रथम पत्रिका कौन सी थी, बताइए जल्दी से। प्रथम पत्रिका हिंदी की कौन सी थी, जल्दी से कमेंट करें कि प्रथम पत्रिका कौन सी थी, जल्दी से बताइए। अब ये क्यों इतने स्पेशल हो जाते हैं कि इनको बहुत सारी गद्य का विधा जो है प्रथम निबंधकार कहा जाता है, प्रथम नाटककार थे, प्रथम आलोचक थे, प्रथम पत्रकार थे। और एक चीज और बता दूं, भारतेंदु युग में जितने भी इनके साथी, भारतेंदु एक मंडल था, भारतेंदु मंडल में कई सारे कवि एवं लेखक थे, लगभग लगभग सब पत्रकार थे उस समय, सब पत्रकार थे। ठीक, याद रखिएगा। प्रथम क्या है पत्रिका, जल्दी से कमेंट करें, प्रथम पत्रिका क्या है, कमेंट करके बताएं आप लोग जल्दी से, ताकि मैं जान लूं कि आप लोग भी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं। करें कि सर जी दूसरे राज्य के बिहार बीपी से पटना में मिलेगा, पटना में मिलेगा। जो अन्य स्टेट के बच्चे हैं जिनको स्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए उनको पटना में मिलेगा। ठीक, और मैंने वीडियो बनाया हुआ है पटना में कि डीओ ऑफिस, शायद डीओ ऑफिस में उनको जाकर मिलेगा, डीओ ऑफिस में। ठीक, पटना के डीओ ऑफिस कहीं से पूछ लीजिएगा, वहां जाकर के आपको मिल जाएगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो लेके जाइएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें आपकी हो गई हैं। चलिए अब आते हैं, इन्हें, हाँ इन्हें, इन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है, हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। अब देखिए इनको कितनी सारी चीजें कही जाती हैं, कितना परम विद्वान रहे होंगे। चलिए इसके अलावा एक बात करें, हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है, हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है, हिंदी गद्य का जनक भी, हिंदी गद्य का जनक, जनक भी कहा जाता है। अब ये सब प्रश्न देखिए बीपीएससी में 6 to 8 में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, और हिंदी गद्य, हिंदी का रंगमंच का जनक भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो ऐसे जो है पूछ लेगा। रेखा स्वागत है आपका। ठीक, तो इस सब को अगर बीपीएससी 6 to 8 की तैयारी कर रहा है तो बीपीएससी में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। चूंकि मेरी एक आदत है, थोड़ा सा गहराई से पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा लेवल पे पढ़ाता हूँ कि 6 to 8 का लेवल क्या हो, 9 10 11 12 की भी तैयारी कर रहे हैं, जितना भी मेरा क्लास है वो सब में काम देगा, चाहे 6 to 8 का करिए, चाहे 9 से 10 करिए, चाहे 11 से 12 करिए, बीपीएससी का सब में काम देने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये तो केवल बेसिक मैं बता रहा हूँ, अभी इसमें अभी भारतेंदु में बहुत सारी चीजें मैंने बताई नहीं है, वो अलग से बताया जाएगा। और हाँ, उत्तंड मार्तंड बहुत अच्छा। अच्छा, उत्तंड मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था, कहाँ से हुआ था, तो उत्तंड मार्तंड एक पत्रिका है जो पहली है। ठीक है, 30 मार्च 1826 को हुआ था, जुगल किशोर थे, कलकत्ता से प्रकाशित होता था और साप्ताहिक पत्रिका थी। जुगल किशोर जो कि कानपुर से थे और कलकत्ता से यह छपती थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक, चलिए सबके लिए है, मैंने क्या कहा, ये अभी क्लास सबके लिए है, जब इतनी गहराई से पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। ठीक, चलिए यहाँ भारतेंदु के विषय में इतनी सारी बातें हो गई हैं, थोड़ा सा और जान लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है उर्दू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन इनके लिए। उर्दू में ये रसा उपनाम से कविताएं, रसा उपनाम से कविताएं लिखते थे, कविताएं लिखते थे, बहुत बार पूछा गया, लिखते थे कि भैया रसा, रसा, रस नहीं रसा, रसा, हाँ 30 मई 1826, बहुत अच्छा। एक चीज बता दूं, इसी 30 मई को हर साल पत्रकारिता दिवस मनाई जाती है। किसके, जब भी पूछेगा पत्रकारिता दिवस कब मनाई जाती है, 30 मई 1826 को हुआ था, तो 30 मई के कारण जो है यह मनाया जाता है हर साल 30 मई को, ये चीज आप भी जानते रहिए। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उर्दू में ये रसा के नाम उपनाम से कविताएं लिखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु जी ने, भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, ये पत्रिकाएं हैं कवि वचन सुधा, और इसके अलावा हरिश्चंद्र मैगजीन,
मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन एक पत्रिका, और है 3 पत्रिका थी, बाल बोधनी, बाल बोधनी बच्चों के ऊपर था, बाल बोधनी, ये इनकी पत्रिकाएं थी। ठीक, इनकी पत्रिकाएं थी, या पत्र का, हाँ पत्रिका का संपादन करते थे, पत्रिका का संपादन करते थे, संपादन करते थे। ठीक, संपादन करते थे। इतनी सारी बातें यहां मैंने बता दी। यानी भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी पत्रिका का संपादन करते थे। ठीक, और इसके अलावा मैंने पहले ही कहा, मेरी बात समझिएगा, मैं केवल आज बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं। जब मैं अलग से भारतेंदु युग पढ़ाऊंगा या द्विवेदी युग पढ़ाऊंगा, उसमें एकदम डीपली नॉलेज होगा आपका, तब वहां पर इतनी सारी चीजें आपके अंदर तक की बातें करूंगा। केवल आज बेसिक बेसिक जो इसकी धाराएं हैं, द्विवेदी, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, तमाम प्रकार की, इसी पे केवल हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। और भी जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनके अलावा जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनका उपनाम था। प्रेमघन, कभी कभी चौधरी न देगा, प्रेमघन दे देगा। ठीक है, तो याद करिएगा, प्रेमघन भी याद कर लीजिएगा। आनंद कादम्बनी, क्या करते थे, आनंद कादम्बनी, आनंद कादम्बनी। ठीक, आनंद कादम्बनी। एक और थे प्रताप नारायण मिश्र, जो कानपुर से थे, प्रताप नारायण मिश्र, जो कि कानपुर से थे। हाँ, स्वागत है नीतू, जो कि कानपुर से थे। इनका क्या था, ब्राह्मण, चूंकि मिश्रा हैं, ऐसे पकड़ लीजिएगा, मिश्र क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, तो इनका ब्राह्मण पत्रिका थी, ये ट्रिक कर लीजिएगा, ब्राह्मण पत्रिका थी। ठीक, प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण पत्रिका थी। अच्छा ठीक है, समाज को मैं पढ़ा दूंगा, समाज को तो मैंने पढ़ाया हुआ है एक बार, मुझे लगता है। चलिए, मैं समाज को पढ़ाऊंगा बहुत गहराई से, कि किसी लेवल पे भी प्रश्न पूछेगा। समाज में जैसे होता क्या है कि बेसिक सबको पता है, लेकिन कुछ विशेष का बनते हैं जब आप उसकी परिभाषाएं के अलावा जो भेद पढ़ते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व में इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, ये सब जब पढ़ने लगते हैं, या आप पढ़ने लगते हैं बहुब्रीही के भेद पढ़ने लगते हैं, या नए तत्पुरुष हो गया, अलु तत्पुरुष हो गया, इस प्रकार से जब तैयार करते हैं, तब इसका मतलब आपने लेवल पे तैयारी करी है। ठीक, हाँ मैं करा दूंगा, चलिए परेशान नहीं होइएगा। तो प्रताप नारायण मिश्र जो है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। मैंने पहले ही कहा कि इनके में जितने भी ज्यादातर थे, सब लगभग पत्र पत्रिकाओं के संपादक थे, याद रखिएगा इस चीज का। चलिए आगे जो है, इनमें जो है, हाँ एक और है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप, ये पत्रिका का नाम है, हिंदी प्रदीप। मैंने अभी डिटेल नहीं दिया है, केवल बेसिक जानकारी दी है, मैं बार बार कर रहा हूं। हाँ, अब तो दक्षिणा दो जजमान और मूछ मुड़वाने, अरे बहुत, अभी जब मैं भारतेंदु युग पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बहुत सारे किस्से भारतेंदु जी के हैं, प्रताप नारायण मिश्र के हैं, बहुत ऐसे मिश्र मतलब बहुत सारे किस्से हैं, वो जब मैं साझा करूंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, कि चीजें उस समय कैसे क्या होती थी। तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप का हो गया है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण चीज एक और याद रखिएगा साथियों, कि इस युग में सन 1893 में, सन 1893 में ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा के प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। कई बार पूछा गया है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, सभा की स्थापना हुई थी। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, 1893 में हुई थी। चूंकि भारतीय युग में हम पढ़ रहे हैं, तो चलिए इतनी सारी बातें हमने पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि भारतीय युग के प्रमुख कवि। ठीक,
यहां पढ़ेंगे। अब इसको भारतेंदु को समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें हो जाएंगी। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, ठीक, कौन कौन से कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, चलिए भारतेंदु युग के प्रमुख कवि पढ़ेंगे। आज नहीं ले पाए थे, आज तबीयत मेरा कल से परसों से तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, वो धूप लग गई थी तो बहुत दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए सुबह वाला क्लास नहीं ले पाए। कल सुबह वाली क्लास रहेगी, ठीक, सुबह 10 बजे क्लास रहेगी, 9:30 बजे क्लास रहेगी ना, टीजीटी वाली, वहां रहेगी आपकी, ठीक। आज थोड़ा सा तबीयत डाउन था, तबीयत आज भी अच्छी नहीं थी, लेकिन चूंकि बीपीएससी का क्लास 2-3 दिन से नहीं चल पाया था, तो मैं थोड़ा सोचता हूँ ना कि बच्चों का अभी से रिदम बना रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक। चलिए, तो सुबह कल क्लास रहेगी नीतू, ठीक। वहां पर भारतेंदु युग के प्रमुख कवि जो हैं, अब इसमें जो जो प्रमुख कवि हैं उस पर हम बात करेंगे। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए। क्योंकि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा किस युग का कवि है या नहीं है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से हो गए। देवकी नंद खत्री हो गए, देवकी नंदन खत्री हो गए, ठीक। चलिए आप लोग को भी याद हो तो आप लोग बता दीजिए। इसके अलावा जो हो गया आपका लाला श्रीनिवास दास हो गए, लाला श्री निवास, ये सब गद्य वाले हैं, श्रीवास दास हो गए। देवकीनंद खत्री का कुछ इंपॉर्टेंट बताइए, कुछ याद आ रहा हो। देवकीनंद खत्री का क्या ऐसा है जो कि इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा इन्होंने क्या लिखा था? अगर आपको याद हो तो मुझे बताएं जरूर कमेंट करके, मैं बताऊंगा ना, आपसे ही पूछ रहा हूं, ठीक। चलिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो गए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सबका उपनाम जरूर याद रखिएगा, उपनाम भी पूछ लेता है। ये भारतेंदु युग के कवि हैं, प्रेमघन हो गए, ठीक है। कवि एवं लेखक, कवि एवं लेखक मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि दोनों इसमें शामिल हैं, कवि एवं लेखक। जैसे देवकीनंद खत्री क्या लेखक हैं, ठीक। चलिए जल्दी से बताएं। हाँ, किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएंगे, चलिए बहुत अच्छा है, किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएंगे। अरे मैंने पूछा अरे मैंने पूछा इनका देवकी नंद खत्री का। लाला श्रीनिवास दास भी बहुत फेमस थे। हाँ चलिए, खुशबू, मुझे लगा खुशबू आज नहीं है। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास हो गए, ठीक। आप लोग भी बताते रहिए ताकि, हाँ नहीं कुछ तो और बताइए, कुछ बहुत फेमस है इनका। राधा कृष्ण दास हो गए, राधा कृष्णदास हो गए, ठीक। चलिए आगे जो हैं आपके हो गए बाबू तोताराम हो गए, नाम याद आ रहा है, बाबू तोताराम हो गए, तोताराम। ठाकुर जगमोहन सिंह ठाकुर, रचना नहीं लिखवा रहा हूँ, रचना बाद में लिखवाऊंगा, ये मत सोचिए सर रचना नहीं, रचना तब लिखवाऊंगा जब मैं भारतेंदु युग अलग से पढ़ाऊंगा, तब वहां पर मैं रचनाएं पढ़वाऊंगा, ठीक। बाबू तोताराम हो गए। राधा कृष्णदास मैंने लिख दिया कि नहीं लिखा है? हाँ राधा कृष्णदास मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। श्रद्धा राम फुल्लौरी याद है, श्रद्धा राम फुल्लौरी, श्रद्धा राम नामो फुल्लौरी है, गजब ही होगा इनका नाम फुल्लौरी, गाल इनका फुला फुला होगा, श्रद्धा राम फुल्लौरी हो गया। इसके अलावा राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी है नहीं है, राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी। एक बहुत महत्वपूर्ण नाम उपन्यास के क्षेत्र में भूला जा रहा है, वह नाम किसका है साथियों? वह नाम है गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी, गहमरी। अब देखिए ये सब क्या हैं, ये सब आपके भारतेंदु युग। कोई छूट गया होगा तो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि मुझे इतना याद आ रहे हैं, कोई छूट गया होगा बता दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर साथियों कुछ मैं बहुत इंटरेस्टिंग
अब देखिए एक ये नाम है देवकी नंदन प्रसाद खत्री, ये नाम जो है इन्होंने एक उपन्यास लिखा था चंद्रकांता, बहुत लोगों ने देखा होगा, सीरियल बना था चंद्रकांता का। चंद्रकांता का इतना क्रेज था कि लोग उसको पढ़ने के लिए हिंदी सीखने लगे। सोचिए इतना क्रेज था चंद्रकांता जब लिखा गया उपन्यास, ठीक, इतना क्रेज था कि लोग उसको सीखने के लिए हिंदी पढ़ने लगे। और एक भाई साहब हैं गोपाल राम गरामी, ये अलग ही लेवल का सरकटी लाश, जो ना ये सब आपका लिखते थे जासूसी उपन्यास, खतरनाक थे गोपाल राम गहमरी। पहले हम लोग जब छोटे थे तो हमारे एक परिवार के मामा हम लोग रहते थे, जब बॉम्बे में प्राइवेट काम करते थे, तो वो क्या करते थे ना, बहुत सारे उपन्यास लेके आते थे, तो इनकी उपन्यास खूब पढ़ते थे। सरकटी लाश, अधकली लाश, मतलब लाश ही लाश पे ज्यादातर रहता था, ठीक। बहुत खुशबू ने कहा कृष्ण के प्रसाद खाए भारत बड़ी प्रताप, मोहन दत्त के चरण में पड़े किशोरी दास। वाह, खुशबू बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत सारी चीजें हमको भी बताती रहती हैं जो मेरे काम भी आ जाती है। बता मेरे काम इसलिए आती है कि वो आने वाले क्लास में जो है वह काम दे जाता है बच्चों को समझाने के लिए। तो खुशबू ने लिखा है कृष्ण के प्रसाद, इन्होंने पूरा एक नाम लिखा हुआ है, उस नाम में सारे लोग छिपे हुए हैं, ठीक। चलिए, तो मैं जो है आपका कृष्ण के लिख लूंगा उसको अलग से ताकि बच्चों काम। अब देखिए ये आपके सारे ये थे, ठीक। यहाँ पर उस समय देश की आजादी की लड़ाई भी लड़ा जा रहा था, तो उसका भी प्रभाव था। चलिए अब हम दूसरे प्रभाव पढ़ते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है साथियों? द्विवेदी युग। ये बहुत इंपॉर्टेंट काल है, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा है जल्दी से बताएं? 1900 से 1918, 1900 से 1918 चंद्रकांता है। हाँ हाँ, नहीं तो चलिए, क्लास समझ में आ रही है बच्चा लोग? किसको किसको क्लास में कुछ डाउट है या मेरे क्लास में बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा, सुबह वाले बच्चे भी इसमें आए हैं, मैंने पहले ही कहा है कि मेरे क्लास में बिल्कुल आप पूछ सकते हो जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, बीपीएससी को लेकर के, वैकेंसी को लेकर के, हाँ सर कैसे पढ़ें, मेरे क्लास में बिल्कुल छूटे। या मैं कुछ कमी छोड़ रहा हूँ पढ़ाने में, उसको भी लिख दिया करिए कि हाँ सर ये वाला है, ठीक। चलिए जागरण, अच्छा पुनर्जागरण काल किसको कहा जाता है कमेंट में लिखें। एक जागरण सुधार काल है, एक पुनर्जागरण काल है, किसको कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान रखा है। प्रथम उत्थान को भारतेंद्र युग कहा है, द्वितीय उत्थान को द्विवेदी युग कहा है और तृतीय उत्थान को जो है छायावाद युग कहा है। तो सबका अलग अलग है। हाँ खुशबू का सर सही, आप लोग भी बताएं मेरे। हाँ मैंने पहले ही कहा कि कोई क्लास में ऐसी चीज ना समझ में आ रही हो, ठीक, तो बताया करिए हम, ताकि उस पर अगले दिन अगले क्लास में काम कर सकें, ठीक। चलिए खुशबू ने तो अपना जजमेंट दे दिया है, ठीक। तो 1918 द्विवेदी युग, तो यह नाम किसके आधार पर पड़ा है जल्दी से बताएं? हाँ ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है, क्योंकि एक हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है, द्विवेदी युग पड़ा है, युग पड़ा। ऐसे कोई काम करिए कि आपके नाम पर रोड बन जाए, सड़क बन जाए, गली मोहल्ला बन जाए, जैसे सूचित रोड, सूचित युग, ऐसे कुछ काम करें हम भी जहां पर ऐसी चीजें हो जाए। और आप लोग भी काम करिए भैया, देखो साधारण आदमी बनोगे तो दो ही बार में फोटो आएगी, एक शादी कार्ड पे, एक तिरही कार्ड पे। साधारण आदमी बनोगे तो उससे ऊपर उठने सोचिए कि ऐसे ही हम लोग का भी नाम पढ़ा जाए। देखिए शरीर मर जाता है लेकिन उसके जो विचार हैं वो निरंतर फैले रहते हैं। गांधी जी नहीं है लेकिन आज हम लोग गांधी के विचारों को फॉलो कर रहे हैं। अम्बेडकर जी नहीं है, अम्बेडकर के विचार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब भगत सिंह नहीं है, उनके विचार पढ़ रहे हैं, ठीक। बहुत सारे से महान विभूति हुए हैं जिन जो चले गए। तो आप लोग भी प्रयास करें कि ऐसा समय हो कि हम लोग का भी ऐसा नाम लिया जाए, ठीक। चलिए बाकी हम आगे देखते हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। अभी मैंने प्रश्न पूछा था, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, जागरण सुधार काल कहा जाता है, सुधार काल कहा जाता है। अब एक चीज और बता दूं,
कि पुनर्जागरण काल भारतीय युग को कहा जाता है। मैंने मेंशन नहीं किया था, मेंशन कर लीजिए, इसमें भी नहीं भूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर जो है कि द्विवेदी, यहाँ पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल कहा जाता है, काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रथम उत्थान भी कहा जाता है, प्रथम उत्थान। ठीक, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये दोनों चीज जानते रहिए। चलिए चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे। जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल कहा जाता है। ठीक, यहां तक समझ गए। अब ये जो सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें रही कि जो भारतेंद्र युग में भाषा परिमार्जन, भाषा परिमार्जन, भाषा परिमार्जन सबसे बड़ी विशेषता थी, सबसे बड़ी विशेषता थी, सबसे बड़ी विशेषता थी इस युग की, यानी भाषा की शुद्धता। ठीक है, भाषा की शुद्धता सबसे बड़ी विशेषता थी। विशेषता कई सारी हैं, ठीक, लेकिन हाँ, मंझन माझी के रोड नाम पर रोड है, बहुत सारे ऐसे हमारे महान विभूति हैं जिनके नाम पे रोड है। तो ऐसे काम किया जाए ना, जैसे मैं तो रीवा का हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ, तो मैं भी कुछ भविष्य में ऐसा काम करूंगा, हो सकता है रीवा का कुछ आसपास के इलाका मेरे नाम पे ही पड़ जाए। आप लोग भी जहां से हो, मतलब मुझे खुशबू का तो पता है वो झारखंड से हैं, और का तो मुझे नहीं पता है कि वो किस जिले या किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक, खुशबू का तो मतलब रेगुलर क्लास लेती हैं, तो एक बार पूछा गया था, तो झारखंड से हैं। भाषा परिमार्जन सबसे बड़ी विशेषता इसकी रही है, यानी कि गद्य और पद्य, गद्य और पद्य, गद्य और काव्य दोनों जो है, दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग, खड़ी बोली, खड़ी बोली, ठीक है, का प्रयोग, खड़ी भाषा। ठीक है, लिख लीजिएगा इस चीज को। कारण क्या है कि अभी तक भारतेंद्र युग में जो भाषा परिमार्जन था वो इतना अच्छा नहीं था। दूसरी चीज क्या थी कि काव्य में अभी भी ब्रज चल रहा था, लेकिन जैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए, इन्होंने सबसे पहले काव्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को रखा। रेखा ने कहा बरेली में, चलो बरेली की बर्फी फेमस है, हो सकता है कल को रेखा जी ऐसा कुछ काम करो कि बर्फी, बरेली की बर्फी के स्थान पे आप फेमस हो जाओ। ठीक, या कुछ ऐसा वैकेंसी निकाल लो, कोई जॉब लग जाए आपकी ना, तो कहेंगे हाँ यहाँ की बिटिया ने नौकरी पाई। ठीक, तो काव्य में दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, ये बदलाव आया, ये बड़ा बदलाव आया। ठीक, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, सबको पता है। हिंदी में कहानी वास्तविक रूप से द्विवेदी युग में शुरू हुआ, द्विवेदी युग में शुरू हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि भारतीय युग में नहीं मिलता है, लेकिन एक्चुअल में सही तरीके से जो है आपका द्विवेदी युग में मिलता है। चलिए एक चीज और बता दूं, यहां पर बताना क्या है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे द्विवेदी जी, द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण, सरस्वती पत्रिका 1903 से कार्यभार संभाला था, 1903 से कार्यभार संभाला था। यहां लिख दूंगा संपादक थे। कहा जाता है कि जो ये पत्रिका है सरस्वती, यानी कि किसी की भी कविताएं, कहानियां अगर इसमें छपती थी, वो रातों रात बड़ा कवि बन जाता था। मतलब उस समय सरस्वती पत्रिका का इतना ज्यादा महत्व था। और इन्होंने एक चीज और कहा कि जब भारतेंद्र युग या रीतिकाल में जाएंगे तो देखेंगे काव्य जो है वह केवल नायिकाओं पे लिखी जाती, जो कविताएं थी नायिकाओं के अंग वर्णन पे या राजा की प्रशंसा पे ही लिखा जाता था। लेकिन द्विवेदी जी ने कहा कि अब कविताएं जो होती हैं वह चींटी, पहाड़, नदी, झरना, समस्त चीजों पर लिखी जाएंगी, हर एक चीज पे कविताएं लिखी जाएंगी। ठीक, हाँ हाँ, गेम नो प्रॉब्लम, हाँ, नाम प्रतिभा, अच्छा नाम प्रतिभा है उस पे नाम। तो चलो गोरखपुर योगी जी के क्षेत्र से हैं, बड़ा ठंडा माहौल है वहां का,
चलिए तो आप जल्दी योगी बाबा से कहिए, आप तो वहां के हैं, आते जाते होंगे, भैया वैकेंसियां नईकी वाले कब देंगे और एलटी वैकेंसियां कब कराएंगे। तो आप ही से कह सकता हूँ, जो गोरखपुर वाले बच्चे हैं वो खास तो सुन लें कि जाएं योगी बाबा जी के पास। हम लोग तो बड़े दूर हैं, प्रयागराज में हैं। ठीक, तो जाओ प्रतिभा, जल्दी से नाम है प्रतिभा, उसी हिसाब से काम करो, जल्दी से फेमस हो जाओ नौकरी निकाल करके। लेकिन उससे पहले बाबा जी को संदेश भेज दो, एक ठो गोरखपुर आते होंगे ना, तो जाके कहो बाबा जी वैकेंसियां कहिया देबा हो। ठीक, चलिए अब इनके कुछ प्रमुख कवि, केवल प्रमुख कवि देखेंगे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, प्रमुख कवि, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि देखेंगे। उसके बाद हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि देखते हैं। बिहार से, बेगूसराय से, चलिए बिहार बेगूसराय, बिहार तो बहुत अच्छा जिला मतलब राज्य है, और नौकरी के इन्होंने द्वार खोल दिए। मतलब बेरोजगारी वाला ना जो माहौल था, बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो बेरोजगारी का इतना वैकेंसी निकाला, मतलब दूर हुआ बेरोजगारी। ठीक, चलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए साथियों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं भी रचनाओं पर बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं भारतीय युग पढ़ाऊंगा, द्विवेदी युग पढ़ाऊंगा, छायावाद युग पढ़ाऊंगा, तब मैं पूरी रचनाओं पे, रचनाओं की खासियत, विशेषताएं या उसमें परीक्षा संबंधी क्या क्या चीजें आती हैं, उस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। केवल आज हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं कि द्विवेदी युग में क्या रहा है, कौन कौन से कवि रहे हैं छायावाद में, ये सब चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो परेशान नहीं होइएगा। चलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर, अच्छा दशरथ शर्मा गुलेरी। अच्छा, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी कोई बता सकता है क्यों इतने फेमस हैं? ये इनका नाम विशेष बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का विशेष नाम किस लिए है? कोई हमें कमेंट करके जल्दी बताए। अब बिहार में बंद गया है? नहीं नहीं, अभी भी मौका टीआरई 4 आ रहा है। श्याम सुंदर दास हो गए, श्याम सुंदर दास हो गए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हरिओद इनका उपनाम है, उपनाम भी पूछ लेगा परीक्षा में, याद रखिएगा। ठीक, नहीं वैकेंसी आएगी, टीआरई 4 आएगी, टीआरई 4। देखो अभी ऐसा है साथियों कि टीआरई 4 जो है, देखो नवंबर में चुनाव है, सबको पता है। और एक चीज और मैं बता दूं कि आपका टीआरई 3 में भी काफी चीजें बची हुई हैं, जैसे कि ट्रांसफर की प्रक्रिया बची हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, टीआरई 3 की जो काउंसलिंग, री-काउंसलिंग है, जो 6 विषय का पीजीटी का था, उनका होने वाला है। तो कुछ चीजें बाकी हैं जो कि लगभग अप्रैल मई में हो जाएगा, अप्रैल से मई के बीच में। लास्ट जून तक या शुरुआती जुलाई तक वैकेंसी आपकी ठीक ठाक देखने को मिलेगी। इसीलिए यह क्लास पढ़ाया जा रहा है कि अभी से तैयारी करते रहिए। जितना समय आपको मिल रहा है उतना ही आपके लिए अच्छा है कि आपको अधिक से अधिक गहराई से तैयारी करने का मौका मिल रहा है। ठीक, तो निश्चिंत रहो, अगर ये सोच के पढ़ोगे नहीं आएगी तो फिर परेशान हो जाओगे ना, मजा नहीं आएगा। पॉजिटिव होकर पढ़िए, ठीक है। नहीं तो बताइए हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी तो पढ़ा रहे हैं ना। अच्छा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महाकाव्य इनका कोई है? मैंने 2 प्रश्न पूछा, यहाँ पर आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। मैंने एक पूछा कि ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, किस कारण से बड़ा मैं नाम ले रहा हूं इनका, और ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी से आप लोग बताएं। सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह हो जाएगा। ठीक, चलिए श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी। श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक हो जाएगा। इसके अलावा राम नरेश त्रिपाठी हो गया। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही उनका उपनाम था। हमने बार बार क्या कहा, उपनाम खूब याद करना है, उपनाम कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो याद करिएगा। इसके अलावा पद्म सिंह शर्मा हो गया, नाथुराम शर्मा हो गया, पद्म सिंह शर्मा। अब नाथुराम गोडसे मत लिख देना कि सरकार तुमको तोड़ दे, नाथुराम शर्मा है, गोडसे मत लिख चले आना। ठीक, नाथुराम शर्मा। ठीक, उसके बाद जो है, चलिए आगे कुछ और है इसमें।
शंकर। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी उपनाम है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पुन्नालाल बख्शी। अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आने वाले समय में, हाँ प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इसलिए फेमस है कि पहला खड़ी बोली का महाकाव्य है, पहला खड़ी बोली का महाकाव्य है, इसलिए प्रिय प्रवास मैंने बताया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, भाई प्रथम महाकाव्य। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। यह किसका है, यह आपका अयोध्या उपाध्याय हरिऔध का है। तो यहाँ पे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो गया। इसके अलावा साथियों बहुत सारे हैं, मिश्र बंधु हो गए, लोचन प्रसाद हो गए। मिश्र बंधु का नाम सुना होगा ना, मिश्र बंधु कैसे भूल सकते हैं, मिश्र बंधु विनोद, लोचन प्रसाद, लोचन प्रसाद, लोचन प्रसाद हो गए। चलिए इसके बाद जो है आपका सिया राम शरण गुप्त हो गए। अब बाबू गुलाब राय, मैथिली शरण गुप्त तो भूल ही गए, इनके भाई थे सिया राम शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त। अब इनका एक थी पुष्प की अभिलाषा, पढ़ा है किसी ने, पुष्प की अभिलाषा बहुत फेमस कविता हुई थी। चाह नहीं मैं सुरबालों के गहनों में गूथा जाऊं, हाँ आधा किला फूल, हाँ बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, वो तो निबंध है, लेकिन जो मतलब इनका नाम नहीं बताया आप लोगों ने, इनका गुलेरी जी का, भाई गुलेरी जी का, भाई मैंने कहा कि क्यों इनके विषय में कुछ चर्चा है, मैंने पूछा आपने चर्चा नहीं किया। बाबू गुलाब राय। चलिए यहाँ पर एक और लास्ट नाम जगह नहीं बच रही लेकिन हो जा रहा है, बाबू गुलाब राय, कुछ नाम छूट गए होंगे, बाबू गुलाब राय, गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। तो ये सब क्या है आपके द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, ठीक है। तो ये द्विवेदी युग के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, एक आध दो और होंगे, ऐसा नहीं है कितने होंगे, एक दो और भाई छिटके बिटके होंगे। मैथिली शरण गुप्त, जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जैसे आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, कौन से, ये वाले मैथिली शरण गुप्त बड़े इंपॉर्टेंट हैं बहुत, ठीक है। आपके इसमें जो है क्या बोलते हैं, श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद की वजह से बहुत फेमस हैं, और इनका निबंध बड़ा फेमस है सरदार पूर्ण सिंह का, ठीक, ये इनका खड़ी बोली ने बताया, और श्याम चंद्र शर्मा गुलेरी, ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है, किसी ने बहुत ज्यादा योगदान अपना दिया हुआ है। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। चलिए तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा तबियत मेरा डाउन है। कल जो है हम लोग, कल का क्लास जो करेंगे साथियों, कल का क्लास क्या करेंगे, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, कल इतनी सारी चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे। तो कल आप लोग उपस्थित जरूर होइएगा, क्लासेस जो है थोड़ा सा आज हम जल्दी करेंगे, हाँ थोड़ा सा मैंने पहले ही कहा था। खुशबू और नीतू और क्या बोलते हैं जितने भी बच्चे हैं, प्रतिभा, ठीक, रेखा, आप लोग कल शाम को 5 बजे उपस्थित हो जाएंगे, जिनको रोज का क्लास मालूम है वो आ जाया करे, ठीक। चलिए हाँ, बाकी जो इलाहाबाद में रहते हैं प्रयागराज में, अगर वो ऑफलाइन भी तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी की या टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की, केबीएस एनबीएस की, सारे कोर्स हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, अपने आप का मूल्यांकन करना चाहते हैं, आप जुड़ेंगे हमारे साथ। यह पता है प्रयागराज के बैंक यूनिवर्सिटी गेट के सामने, बंद रोड प्रयागराज। कुछ नहीं करना है, नंबर डाल कर, ये दोनों नंबर है, इसको आप डायल कर लीजिएगा, बात हो जाएगी, ठीक। मुझसे कोई जानकारी चाहिए आपको तो इस नंबर पर डायल कर लीजिएगा, मुझसे कोई जानकारी चाहिए, यहाँ पे आप साझा नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर मुझसे आप जुड़ सकते हैं। और जो है आपका, हाँ यहाँ पर देखेंगे साथी, ये जो मेन है आपका, क्या मेन है आपका, यहाँ पर देखेंगे ये, चलिए ये जो है आप जो है मेरा जो क्लास चाहते हैं
तो बीपीएससी टीआरई 4, देखिए टीआरई 4 का है। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आपको जीएस प्लस विषय दोनों मिलेगा, जीएस और प्लस विषय दोनों मिलेगा, जिसे जीएस प्लस विषय। चलिए यहाँ पर अब देखिए आपको बीपीएससी जो है टायर 4 में जो है आपको हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी प्लस आपको जीएस भी यहाँ मिलने जा रहा है, क्योंकि जीएस 40 प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 80 प्रश्न आपके विषय से आते हैं। तो दोनों का कंबो यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पर एक हमारे अनुभव सर वो पढ़ा रहे हैं, ठीक। हाँ बहुत है, उसने कहा था, अब याद आया इतना देर से पूछने के बाद। चलिए तो यहाँ पर आपको करना है, लाइव क्लास शाम को 5 बजे चलती है, लाइव क्लास जो है शाम 5 बजे चलती है, लाइव क्लास चलती है शाम 5 बजे, और शाम 5 बजे, ठीक, शाम 5 बजे। अगर जो है क्या बोलते हैं, इसके अलावा 9628 नंबर कर लेंगे, 9628 95 92 37, ये हमारा नंबर है, 9628 95 92 37 पे आप कॉल करेंगे, सारी जानकारी वहां आपको मिल जाएगी, ठीक, सारी जानकारी इसके लिए मिल जाएगी। आपको लगभग 10,000 प्रश्न मिलेंगे प्रैक्टिस, 10,000 जो है प्रश्न आपको प्रैक्टिस में कराए जाएंगे, जब तक परीक्षा के अंदर 10,000 प्रैक्टिस प्रश्न कराए जाएंगे, कम से कम 10,000 कराए जाएंगे, ठीक है। जीएस और ये मिला करके, जीएस और विषय मिला करके, जीएस और विषय मिला करके 10,000। अब सोचे 10,000 में आपका कितना क्वेश्चन करना है, 80 40 120 प्रश्न करना है। 120 प्रश्न के लिए हम आपको 10,000 से लगभग प्रश्न करवाएंगे। इतनी सारी चीजें आपको जल्दी कहने मिलेंगी, बस आप मेहनत करिए, लगातार जुड़ जाइए। और 1999 रुपया है, 1999 रुपये में सारा कोर्स दिया जाए, सारा कोर्स दिया जा रहा है, सारा कोर्स दिया जा रहा है, आप जुड़ सकते हो, ठीक। चलिए यहाँ सब सारी बातें आपकी हो गई हैं। चलिए कल हम 5 बजे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।